हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 3 लर्निंग थ्योरीज कवर करी थी, पावलोव की, स्किनर की और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आज हम ऐसी 2 थ्योरीज पढ़ेंगे जो आपके सीटेट के मार्क्स को तो इम्प्रूव करेंगी ही करेंगी, साथ में आपके टीचिंग स्टाइल को भी बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो लर्निंग थ्योरीज को समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हमारी पहली थ्योरी है वोल्फ्गैंग कॉलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो शुरू करते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कॉलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी से। कोहलर जर्मनी के गेस्टोल्टवादी संप्रदाय से मनोवैज्ञानिक थे। वह गेस्टोल्टवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और उनका मानना था कि सीखना केवल बार बार प्रयास और त्रुटि से नहीं होता। जैसा थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, तो इन्होंने इसको नकारा और कहा कि सीखना केवल बार बार प्रयास और त्रुटि से नहीं होता, बल्कि समस्या की पूरी स्थिति को समझकर अचानक जो हमें समाधान प्राप्त होता है उससे हमारी लर्निंग होती है। तो ये जो अचानक समझ जो हमें आ रही है, इसको हम सूझ कहते हैं कि हमें अचानक से सूझा। उस सूझ को ही इन्होंने अंतर्दृष्टि और इनसाइट लर्निंग का नाम दिया। इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। अब हम उस प्रयोग को देखते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग किया चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। प्रयोग की प्रक्रिया कुछ ऐसी रही कि उन्होंने सुल्तान को एक पिंजरे में रखा या एक रूम में रखा और रूम में बहुत ऊपर एक केले का गुच्छा लटका दिया, ठीक है, जहाँ पर चिंपैंजी सुल्तान का हाथ नहीं पहुँच सकता है, और रूम में कुछ बॉक्स रख दिए और चिंपैंजी को उस रूम में छोड़ दिया है। सुल्तान ने केले को पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सुल्तान असफल रहता है। वह सोचने लगा और चारों ओर की स्थिति को ध्यान से देखता है। अब कुछ समय बाद अचानक उसे कोई सूझ बनती है, अचानक परिस्थिति को समझता है और उसने सोचा कि अगर बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो मुझे केला मिल सकता है। उसने बक्सों को सही तरीके से लगाकर उनके ऊपर चढ़ गया और केले को उसने प्राप्त कर लिया। इस तरह उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया और ये जो सूझ है जिससे समस्या का समाधान निकल जाता है, इसी को कॉलर ने कहा कि इनसाइट लर्निंग है, ठीक है। तो वे ये हमें बताना चाहते थे कि जानवर भी समस्या को समझकर हल कर सकते हैं। तो ये प्रयोग सिद्ध करता है कि सीखना सिर्फ बार बार प्रयास और त्रुटि से नहीं होता, बल्कि एक बार आप समस्या को पूरा समझ लीजिए, फिर आपको अचानक समाधान मिलेगा। यही आपकी इनसाइट लर्निंग है और हम इनसाइट लर्निंग से सीखते हैं। इसके बाद वो प्रयोग में थोड़ा चेंजेस करते हैं। बॉक्स ऐसे ही रहते हैं, केले का गुच्छा थोड़ा और ऊपर हो जाता है और इस बार वो रूम में एक स्टिक रख देते हैं, छड़ी रख देते हैं। अब चिंपैंजी बॉक्स पे चढ़कर भी केले नहीं ले पा रहा है, तो चिंपैंजी कुछ देर इंतज़ार करता है और फिर से समस्या को समझता है और अब वह उस स्टिक को उठाता है, बॉक्स पे चढ़ता है। बॉक्स पे चढ़ने के बाद स्टिक की सपोर्ट से वो केले को अपने पास ले लेता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आपके पास समस्या है और आप समस्या को देख के पूरा समझ रहे हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। इस प्रयोग को देखने के बाद आपको इनसाइट लर्निंग समझने में आसानी होगी। हम देखते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग वह अधिगम है जिसमें विद्यार्थी समस्या को समझते समझते अचानक उसको सही समाधान खोज लेता है। उसे किसी ने उत्तर बताया नहीं होता, बल्कि वह स्वयं सोच समझकर समाधान तक पहुंच जाता है। जब किसी समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाए तो उसे इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लासरूम में टीचर ने बोर्ड पर लिखा है 25x16। सब बच्चे लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा जो थोड़ा पहले प्रॉब्लम को समझता है और सोचता है कि 16 का मतलब है 4x4। अब वह उसे अचानक समझ में आता है कि अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 100 आएगा, और अब मैं 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 400 मेरा आंसर आ जाएगा। वह ईजी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। यहाँ शिक्षक ने उसको आंसर बताया नहीं है, बच्चे ने पहले पूरी समस्या को समझा और अचानक नया तरीका खोज लिया प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। यही है इनसाइट लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसाइट लर्निंग की विशेषताएं। तो फर्स्ट तो यही है कि अचानक समाधान प्राप्त होता है, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपको एकदम सॉल्यूशन अचानक क्लिक होता है और उसमें अचानक समाधान प्राप्त होता है। संपूर्ण परिस्थिति की समझ होनी चाहिए। यहाँ पर जब भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। थर्ड है बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर होता है। फोर्थ, ट्रायल एंड एरर पर निर्भर नहीं होना पड़ता, ट्रायल एंड एरर पर डिपेंड नहीं है ये थ्योरी। फिफ्थ है कि लक्ष्य की स्पष्टता इसमें होती है। हमें अपना लक्ष्य पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमें चाहिए क्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर हमारी अर्थपूर्ण अधिगम होता है। जो हमारी लर्निंग हो रही है ना, वो मीनिंगफुल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। सेवेंथ है अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यहाँ पर हमारी लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, स्थायी अधिगम होता है। जो हमने सीख लिया वो हम हमेशा याद रखते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान क्षमता का विकास हो जाता है, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अचानक लेकिन तैयारी के बाद होना, यानी कि आपके पास पूरी समझ होती है अपनी प्रॉब्लम की और फिर आपको अचानक सॉल्यूशन मिलता है, तो आपको प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट पता होने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व अनुभव का महत्व होना। अगर आपने पहले कभी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है तो कोई आंशिक हिस्सा भी आपको यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है, तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहले चिंपैंजी ने बॉक्स रखकर बनाना लिए थे, अब नेक्स्ट टाइम बनाना और ऊपर है और एक स्टिक रखी है, तो उसको पता है, पूर्व अनुभव उसका है कि बॉक्स तो रखना ही है, बॉक्स रख के तो काम मेरा ईजी हो जाएगा, मुझे स्टिक और उठानी है हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर है पूर्व अनुभव का महत्व इसमें होता है। अब हम देखेंगे इनसाइट लर्निंग के लाभ क्या हैं। इनसाइट लर्निंग बहुत ज़्यादा स्थायी होती है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान समझकर सीखा गया है तो लंबे समय तक बना रहता है। सेकंड है समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है क्योंकि विद्यार्थी है ना सोच समझकर समस्या का समाधान कर रहा है। थर्ड है कि ये रचनात्मक है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, इससे नई सोच और अलग तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ आधारित अधिगम होता है क्योंकि यहाँ पे हम खुद ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही खुद कर रहे हैं, रटने की बजाय हम कंसेप्ट को समझ के गहराई से उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थितियों में उपयोगी होता है। देखिए इनसाइड लर्निंग में जो भी हमने ज्ञान सीखा है ना वो स्थायी तो रहता ही है, साथ ही वो उपयोगी भी होता है। अब हम देखते हैं इनसाइड लर्निंग की सीमाएं क्या हैं। तो इनसाइड लर्निंग सभी प्रकार के अधिगम पर लागू नहीं होती, जैसे कोई विषय रटने वाले ही होते हैं, तथ्य होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, डेट ऑफ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर तो हम यहाँ पे इसको इनसाइड लर्निंग को नहीं लगा सकते हैं। छोटे बच्चों में कम प्रभावी होती है कि बच्चों में उतनी समस्या को समझने की शक्ति नहीं होती, अगर आप समस्या को ही नहीं समझ पाए तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं खोज सकते हैं। थर्ड है कि बुद्धि पर अधिक निर्भर करता है, यह अधिगम बुद्धि अनुभव और सोचने की क्षमता पर अधिक निर्भर करता है। अगर आप में सोचने की क्षमता ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है अचानक इंसाइट का अधिक अध्ययन कठिन हो जाता है। इंसाइट कब और कैसे आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए इंसाइट आने में, इंसाइट ना भी आए। प्रयोग मुख्यतः जानवरों पर किए गए हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है कि प्रयोग जो है ना वो जानवरों पर किए गए हैं, किसी मनुष्य पर नहीं किया गया है। तो ये मनुष्य पे नहीं किया गया है तो इसको हम बिल्कुल 100% सिद्ध नहीं मान सकते कि मनुष्यों के लिए हम क्लासरूम में इसको अप्लाई कर सकें। लास्ट पॉइंट है कि अभ्यास की भूमिका को कम महत्व दिया गया है, यहाँ पे प्रैक्टिस के रोल को नेग्लेक्ट किया गया है। ये सिद्धांत पुनरावृत्ति के रोल को भी नेग्लेक्ट करता है और अभ्यास के रोल को भी नेग्लेक्ट करता है। तो हमें कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, लेकिन हर परिस्थिति में क्लासरूम में उपयोगी नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? वॉल्फगैंग कॉहलर ने। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो गेस्टॉल्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। इनकी प्रमुख अवधारणा है इनसाइट सूट। इनका जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो एक चिंपैंजी सुल्तान पर किया गया है। इनकी लर्निंग का प्रकार है कॉग्निटिव लर्निंग और मुख्य विचार है कि समस्या को समझकर अचानक समाधान प्राप्त होता है। ठीक है, अब थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इनसाइट लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा कॉहलर। सेकंड, कॉहलर किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित थे? कॉहलर गेस्टॉल्ट संप्रदाय से संबंधित हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉहलर का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया है? आंसर चिंपैंजी पर। फोर्थ क्वेश्चन है कॉहलर के प्रयोग में चिंपैंजी का नाम क्या है? तो चिंपैंजी का नाम यहाँ पर सुल्तान है। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉहलर के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? तो कॉहलर के अनुसार इनसाइट लर्निंग के कारण सीखना होता है। सिक्स्थ है इनसाइट लर्निंग का अर्थ क्या है? अचानक समाधान प्राप्त होना इनसाइट लर्निंग है। सेवेंथ है निम्न में से कौन सा उदाहरण इनसाइट लर्निंग को दर्शाता है? बच्चा समस्या को समझकर अचानक समाधान खोज लेता है। एट्थ है कॉहलर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? कॉग्निटिव लर्निंग। इनसाइट लर्निंग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अचानक सीखना। टेंथ है कॉहलर ने किस सिद्धांत का विरोध किया? कॉहलर ने ट्रायल एंड एरर को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने रिवीजन और प्रैक्टिस को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो दोस्त अब हमारी एक थ्योरी खत्म होती है। अब हम आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा पर। बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1960 के दशक में सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि बच्चे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं सीखते बल्कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके भी सीखते हैं। यानी कि सीखना केवल पुरस्कार और दंड पर निर्भर नहीं करता बल्कि सामाजिक वातावरण को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना और कहा कि सामाजिक वातावरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। ठीक है,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत की मुख्य अवधारणा जो उन्होंने दी, उसमें इनका कहना था कि जो लर्निंग होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से और इन्वायरमेंट के रोल से मिलकर होती है। अर्थात बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। बच्चा टीचर को नमस्ते करता देखता है तो नमस्ते करना सीखता है, माता पिता को पढ़ते हुए देखता है तो पढ़ना सीख जाता है, और अगर बच्चा किसी का हिंसक व्यवहार देखता है तो वो हिंसक व्यवहार करना ही सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है। ये बंडूरा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस सिद्धांत का। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का अर्थ होता है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। ठीक है, इसको उन्होंने और भी नाम दिए, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इमिटेशन लर्निंग और मॉडलिंग। यदि टीचर ब्लैक बोर्ड पर सुंदर लेख लिखता है तो विद्यार्थी भी टीचर को देखकर अच्छा लेख लिखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडल क्या होता है। तो मॉडल जिस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बच्चा सीख रहा है उसको हम मॉडल कहते हैं। मॉडल यहाँ पर कई तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा लाइव मॉडल, जब बच्चा किसी व्यक्ति को सामने देखकर सीखता है, जैसे टीचर और पेरेंट्स। सेकंड है हमारा सिंबॉलिक मॉडल, जब बच्चा टीवी, बुक्स या इंटरनेट के माध्यम से कुछ देखकर सीख रहा है। और थर्ड है हमारा वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल, मौखिक निर्देशक मॉडल, जब कोई व्यक्ति केवल निर्देश देकर व्यवहार सिखाता है, जैसे टीचर का सिर्फ मौखिक मार्गदर्शन। ठीक है, तो बच्चे अलग अलग प्रकार के मॉडलों को देखकर सीखते हैं और उनके व्यवहार, विचार और आदतें विकसित होती हैं उससे। अब देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये बंडूरा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रयोग है। अल्बर्ट बंडूरा ने ये प्रयोग कुछ बच्चों पर करा। ठीक है, तो प्रयोग की प्रक्रिया क्या रही कि बच्चों को उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा, ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी। बच्चों ने एक वयस्क को बोबो डॉल को मारते पीटते देखा। पहले ग्रुप में इन्होंने क्या किया कि एक बोबो डॉल रख दिया। एक फिल्म चलाई गई थी असल में, उस फिल्म में एक जो हीरो है वो बोबो डॉल को हथौड़े से मारता है और बच्चे ये वाला सीन देखते हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, बच्चों ने देखा कि बोबो डॉल है और हीरो है और बहुत ज़्यादा शांत व्यवहार वहाँ पर बच्चों ने देखा। थर्ड ग्रुप में क्या होता है कि बहुत कंट्रोल ग्रुप था वो, वहाँ पर सिर्फ बोबो डॉल है और बहुत कंट्रोल ग्रुप है, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जब इन तीनों बच्चों को बाहर लाया गया तो क्या परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा था वो बाहर आकर भी आक्रामक व्यवहार किया, जिन्होंने अच्छा शांत व्यवहार देखा था वो बच्चों ने शांत व्यवहार किया, और जो एक कंट्रोल ग्रुप था ना वो बिल्कुल ऐसे डरे सहमे से रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, यही है सामाजिक अधिगम। तो बंडूरा कहते हैं कि समाज जो है ना वो हमारी लर्निंग का आधार है, और ये प्रयोग दर्शाता है कि बच्चे केवल करके नहीं सीखते, करके तो वो सीखते ही हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा, लेकिन केवल करके ही नहीं सीखते, वो दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। समाज में लोगों को देखकर सीखते हैं, पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं, क्लासरूम में बच्चों से सीखते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी सोशल लर्निंग। इन्होंने सोशल लर्निंग के 4 प्रोसेस बताए। जो हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, जो बच्चा देखकर सीख रहा है, उसमें 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है अटेंशन, सेकंड है रिटेंशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है मोटिवेशन। अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। अटेंशन मीन्स ध्यान। बच्चा पहले मॉडल पर ध्यान देता है, यदि ध्यान नहीं देगा तो सीख नहीं पाएगा। छात्र शिक्षक की गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं। सेकंड है रिटेंशन, अब वो देखे गए व्यवहार को याद कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, अपनी स्मृति में फीड कर लेते हैं। अब छात्र शिक्षक द्वारा हल किया गया प्रश्न याद कर लेता है कि टीचर ने उसको कैसे सॉल्व किया था। नेक्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। अब बच्चा सीखे हुए व्यवहार को दोहराता है। छात्र स्वयं प्रश्न हल करने के प्रयास करता है कि वो हल कर पाएगा या नहीं कर पाता है। ठीक है, फोर्थ है मोटिवेशन, व्यवहार करने की इच्छा बच्चे की होती है। यदि बच्चे ने सही सॉल्यूशन कर दिया तो उसको पुरस्कार मिलेगा, उसकी प्रेरणा बढ़ेगी और वह उस व्यवहार को सीख जाएगा। तो शिक्षक की प्रशंसा मिलने पर छात्र अच्छा कार्य करने लगता है, कार्य दोहराता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेप थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ARRM। बच्चे केवल करके नहीं सीखते बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, यही बंडूरा के सिद्धांत का मूल आधार है। और इसके 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। और ये चारों स्टेप्स सीटेट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनको भी ध्यान में रखना है इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की कि सीखने में रीइंफोर्समेंट की क्या भूमिका होती है। बंडूरा के अनुसार सीखना और प्रदर्शन अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चा व्यवहार सीख लेता है लेकिन उसे प्रदर्शित तभी करेगा जब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट और वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। जो हमारा प्रत्यक्ष पुनर्बलन है वो होता है कि हमने बच्चे को ही हमने पुरस्कार दे दिया, बच्चे को ही हमने मोटिवेट कर दिया कोई पुरस्कार दे करके। और जो हमारा परोक्ष पुनर्बलन है
वो होता है कि जब बच्चा किसी और को पुरस्कृत होते हुए देखता है, वो देखता है कि अच्छा ये काम करने पर उनको पुरस्कार मिल रहा है, तो उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। इसे हम कहते हैं परोक्ष पुनर्बलन। तो उन्होंने 2 तरह के इन्फोर्समेंट बताए थे, प्रत्यक्ष पुनर्बलन और परोक्ष पुनर्बलन। नेक्स्ट टर्म ये यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, पारस्परिक निर्धारण। पारस्परिक निर्धारण का अर्थ है कि व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये व्यवहार से आपको लोगों से मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मिलने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और वो पॉजिटिविटी वातावरण में जाएगी, उससे वातावरण पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वातावरण से फिर आपका बिहेव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यानी कि यदि व्यक्ति के विचार सकारात्मक है तो उसका व्यवहार अच्छा होगा। अच्छा व्यवहार देखने पर लोगों की प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, और सकारात्मक वातावरण व्यक्ति के विकास को और बेहतर बनाता है। तो ये सिद्धांत में बताता है कि हमारा व्यवहार न केवल हमारे विचारों पर निर्भर करता है बल्कि हमारे वातावरण पर और अनुभवों पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। ये बंडूरा की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। सेल्फ एफिशिएंसी का अर्थ होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की क्षमता पर विश्वास होना। ठीक है, उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले विद्यार्थी कैसे होते हैं? वो चुनौती को स्वीकार करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं और जल्दी से हार नहीं मानते। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि छात्र सोचता है मैं ये गणित का सवाल हल कर सकता हूँ, तो ये उसकी आत्म प्रभावकारिता उच्च लेवल की है, उसकी हाई सेल्फ एफिशिएंसी है। ठीक है, और अगर बच्चे कार्य करने से बचते हैं, जल्दी उदास हो जाते हैं, आत्मविश्वास कम करते हैं, तो उनकी सेल्फ एफिशिएंसी लो लेवल की है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स की सेल्फ एफिशिएंसी को भी समझकर चलना होगा। सेल्फ एफिशिएंसी मजबूत होने पर छात्र किसी भी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरित और सक्षम महसूस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार शिक्षक का व्यवहार ही छात्रों को सीखने को प्रभावित करता है। भाई बच्चा टीचर को देख के ही सीख रहा है, तो अब टीचर को यहाँ पर क्या करना है? अपना आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना है, एक अच्छा रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, सकारात्मक मॉडलिंग करनी है, अच्छे व्यवहार, भाषा, सोच का प्रदर्शन करना है, सकारात्मक बच्चों के लिए बोलना है, बच्चों के सामने सकारात्मक बिहेव करना है। टीचर को बच्चे के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना है, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी है, पुरस्कार देना है, सराहना करनी है। इससे बच्चों में अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा बढ़ती है। नेक्स्ट है बच्चों को हमें कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, समूह में कार्य करने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भी बहुत अच्छा सीखते हैं। आपसी सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना उनमें विकसित हो जाती है। विद्यार्थियों में आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाना है हमें। छात्रों की छोटे छोटे लक्ष्य दें, उन्हें सफलतापूर्वक करने के लिए उनको अनुभव कराएं, उनको अच्छा करने पर हम पुनर्बलन दें, ताकि उनमें सेल्फ एफिशिएंसी बढ़े, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। साथ में हमें अपने बच्चों को नेगेटिव मॉडलिंग से बचाना है। हिंसा, झूठ, अपशब्द, अशिष्ट व्यवहार करने वाले बच्चों से हम उनको बचाएंगे। नकारात्मक मॉडलिंग से गलत व्यवहार सीखने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्त, शिक्षक का व्यवहार जो है ना, शिक्षक को हर शब्द, हर कार्य छात्रों को सीखने के लिए और छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसा टीचर होगा ना, बच्चे बहुत हद तक टीचर की कॉपी करके बहुत सारे गुण टीचर से सीख जाते हैं। अब टाइम आ गया है क्विक रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। सीखने का प्रमुख आधार इनका रहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। प्रमुख प्रयोग जो इन्होंने किया वो थी बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। सीखने के इन्होंने 4 स्टेजेस बताए: अटेंशन, ध्यान, रिटेंशन, धारण करना, रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पाद करना, और मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं यानी कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ किए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और जिनको हमने अच्छे से समझा है। वो है मॉडलिंग, किसी आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखता है बच्चा। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, दूसरों को देखकर सीखता है बच्चा। वाइकेरियस इन्फोर्समेंट, दूसरों के पुरस्कार मिलता हुआ देखता है तो उससे भी बच्चा सीखता है। सेल्फ एफिशिएंसी अच्छी होती है तो बच्चे में सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन सबसे बच्चे का बिहेव डेवलपमेंट होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर 4 MCQs हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? आंसर होगा सी, बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा बंडूरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग का चरण नहीं है? तो रीइंफोर्समेंट इनका लर्निंग का चरण नहीं है। थर्ड है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट ने क्या सिद्ध किया? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। फोर्थ है, मैं ये कार्य सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, ये किस अवधारणा को दर्शाता है? ये हमारी सेल्फ एफिशिएंसी को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।